नमस्कार दोस्तों, आज हम 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ बुक का कंप्लीट ऑडियो बुक लाए हैं। इंट्रो चैप्टर 4 नियम 1। आप जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करें। संतोष एक बहुमूल्य मोती है और जो कोई भी इसे 10,000 इच्छाओं की कीमत पर प्राप्त करता है वह एक बुद्धिमान और खुशहाल विकल्प होता है। जॉन बालगुए, 18वीं सदी के धर्मशास्त्री। पहला नियम इतना सरल है, मुझे आशा है कि यह आपको यह कहने के लिए प्रेरित नहीं करेगा, चलो मैरी, हर कोई यह जानता है। मैंने आपसे वादा किया था कि यह मुश्किल नहीं है। जीवन के लिए धन का यह पहला नियम इतना तार्किक है लेकिन इतना गलत समझा गया है कि बहुत से लोग इसे समझने से चूक जाते हैं। इन दिनों आपके दिमाग और आपके बटुए के लिए बहुत प्रतिस्पर्धा है और एक बड़ी दुनिया है जो चाहेगी कि आप पहले नियम पर ज्यादा ध्यान न दें। नियम 1, जितना आप कमाते हैं उससे कम खर्च करें। सभी 7 नियमों में से यह सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करता है। यह सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए नहीं कि अन्य कम महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि जब तक आप अपनी कमाई से कम खर्च नहीं करते, आप अन्य 6 को भूल सकते हैं। नियम 1 के बिना बाकी पर महारत हासिल करना असंभव होगा। मजे की बात है, अन्य 6 आपके लिए नियम 1 का पालन करना संभव बनाएं। वास्तव में 7 नियम एक दूसरे पर इतने निर्भर हैं कि उनका सहजीवी संबंध है। सच में मुझे आश्चर्य होगा अगर आपने पहली बार इस अवधारणा के बारे में सुना हो कि आपको कमाई से कम खर्च करना चाहिए। इसे एक समान अवधारणा के साथ भ्रमित करना संभव है, वह पैसा खर्च न करें जो आपके पास नहीं है। मैं मानता हूं कि ये सुनने में काफी हद तक एक जैसे लगते हैं, लेकिन कम खर्च करें और अधिक खर्च न करें के बीच एक बड़ा अंतर है। अमेरिका के 77% परिवार जो स्वीकार करते हैं कि वे तनख्वाह से लेकर तनख्वाह तक गुजारा कर रहे हैं, दावा कर सकते हैं कि वे अपनी आय से अधिक पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। हालांकि वे अपने पास मौजूद हर चीज को खर्च कर रहे हैं, फिर वे इसे सफेद कर देते हैं अगली तनख्वाह तक, बमुश्किल एक तनख्वाह या आय के अन्य स्रोत से दूसरे तक लटकना। जीने का कितना खतरनाक और तनावपूर्ण तरीका। माना, सैद्धांतिक रूप से धन प्रबंधन की पेचेक टू पेचेक शैली का मतलब उधार पर रहना या अपनी आय से अधिक खर्च करना नहीं है, लेकिन व्यवहार में ऐसा होता है। लेकिन मैं पीछे हटा। नियम 1 पर वापस जाए। मार्जिन स्वतंत्रता का दूसरा शब्द है। अपनी कमाई से कम खर्च करना ही इसका रास्ता है। मार्जिन बनाएं। मार्जिन अच्छा है क्योंकि यह आपको सांस लेने, सोचने और आराम करने की अनुमति देता है। मार्जिन लाभ या आरक्षित निधि का दूसरा नाम है। अपनी कमाई से कम खर्च करना ही आपके वित्तीय अनुभव का एकमात्र तरीका है। स्वतंत्रता। शुरुआत में यह आपको कैसा लग सकता है? इसके विपरीत, नियम 1 प्रतिबंध के बारे में नहीं है। यह आजादी के बारे में है। अभाव से आजादी, पैसे खत्म होने के डर से आजादी, ऋण पर निर्भरता से आजादी, दूसरों के आर्थिक अंगूठे के नीचे रहने से आजादी। मेरे दादा दादी नियम 1 के बारे में 1 या 2 बातें जानते थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि दादाजी ने बीमा विक्रेता के रूप में अपनी नौकरी से जो कुछ कमाया था उसे खर्च कर देंगे, क्योंकि वे यह कैसे सुनिश्चित कर सकते थे कि उनके पास उस स्तर पर वित्त पोषित हो जहां वे सो सकें। रात में उनके पास दादी की बरसाती निधि भी थी जो उनके पोते पोतियों के लिए रहस्य और खुशी का स्रोत थी। उसने इसके बारे में आदर और श्रद्धा के साथ इस तरह से बात की जो गर्मजोशीपूर्ण और प्रिय थी। उनके पास कोई बाहरी स्रोत नहीं था जिस पर भरोसा किया जा सके अगर वे थोड़ा कम दौड़ते या यदि दादाजी का महीना धीमा होता। उन्होंने हर छोटी आपात स्थिति से बाहर निकलने के लिए वीजा या मास्टर कार्ड पर निर्भर रहने के बजाय अपना सुरक्षा जाल बनाया। अपने साधनों से परे रहना, नियम 1 का अंतिम उल्लंघन, जीने का एक भयानक तरीका है क्योंकि परिणामी ऋण और आत्मभोगवादी मानसिकता अवसाद और चिंता को जन्म देती है और यह सभी प्रकार के हृदय दुखों का द्वार खोलता है। मेरे संगठन डेट प्रूफ लिविंग में अपने साधनों से कम कीमत पर जीवन जीने की कला में गरिमा लाना हमारे उद्देश्य कथन में शामिल है। इस तरह से जीना कि आप अपनी कमाई से कम खर्च करें, जीने का एक सुरक्षित, सम्मानजनक और ईश्वर सम्मानित तरीका है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इसे कैसे कहते हैं। जितना आप कमाते हैं उससे कम खर्च करें, जितना आप खर्च करते हैं उससे अधिक कमाएं, अपनी क्षमता से कम जिए। मेरा लक्ष्य यह है कि जब तक आप इस अध्याय को समाप्त करेंगे तब तक आप एक महान जागृति का अनुभव करेंगे कि आप लगातार अपनी कमाई से कम खर्च क्यों करते हैं। कर्ज से मुक्ति का अनुभव करने की कुंजी। यह मनोवृत्ति के बारे में है। नियम 1 पैसे के बारे में कम और आपकी सबसे बुनियादी संपत्ति के बारे में अधिक है। जीवन में अपनाएं अपना दृष्टिकोण। रवैया वह तरीका है जिससे आप जीवन में हर चीज पर प्रतिक्रिया करते हैं।
आपकी मान्यताएं और भावनाएं आपके दृष्टिकोण को आकार देती हैं। आपका रवैया ही आपके जीवन की एकमात्र ऐसी चीज है जिस पर आपका पूरा नियंत्रण होता है। उस अंतिम वाक्य को दोबारा पढ़ें। निश्चित रूप से आपके जीवन में कई लोगों पर आपका प्रभाव है, लेकिन पूर्णतः नियंत्रण नहीं। निर्णय लेने की आपकी क्षमता आपको अनेक क्षेत्रों में कुछ नियंत्रण प्रदान करती है, लेकिन आपके दृष्टिकोण, आपके विचार और कार्य के अलावा कुछ भी पूरी तरह से आपके नियंत्रण में नहीं है। इससे पहले कि आप अपने पैसे पर नियंत्रण रखने का निर्णय ले सकें, आपको ऐसा करना होगा आश्वस्त और प्रतिबद्ध। अपनी कमाई से कम खर्च करना आपके साथ घटित होने वाली बात नहीं है। यह कुछ ऐसा है जिसे आप घटित करते हैं। यह एक निर्णय है। यह वह रवैया है जिसे आप चुनते हैं कि आप अपना जीवन कैसे चलाएंगे और अपने पैसे का प्रबंधन कैसे करेंगे। अपने मस्तिष्क पर यह टैटू बनवाएं, दृष्टिकोण ही सब कुछ है। इसे अपने अंदर लिखें। पलकें, इसलिए यह पहली चीज है जिसे आप हर सुबह देखते हैं और रात में आखिरी चीज। कुछ लोगों के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण बदलाव है, जीवन का एक नया तरीका है जिसके लिए सीखने, भक्ति और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। अपनी आय से कम खर्च करने की गंभीर प्रतिबद्धता वित्तीय स्वतंत्रता पाने की दिशा में आपका पहला बड़ा कदम होगा। आय और व्यय पर एक नज़र। वर्षों पहले जब मैं अत्यंत विनम्रता और पश्चाताप के साथ भगवान के सामने गिर पड़ा कि मैंने अपने परिवार को कैसे बर्बाद कर दिया, तो मैंने पहली बार देखा कि मेरा खर्च ही समस्या है। यह नियंत्रण से बाहर था। परिणामी कर्ज के कारण मेरी शादी, घर और परिवार को खतरा हो रहा था। जितना पैसा हमने कमाया उससे अधिक खर्च करना, भले ही वह थोड़ा सा ही अधिक क्यों न हो, का संचयी रूप से भयानक प्रभाव पड़ा। मैं जानता था कि मैंने बहुत अधिक पैसा खर्च किया है और बहुत अधिक क्रेडिट का उपयोग किया है, लेकिन मुझे वास्तव में इस बात का पूरा प्रभाव नहीं मिला कि एक खरीदारी की होड़ ने मेरे जीवन पर कितना व्यापक प्रभाव डाला, जब तक कि मैं इसके बाद आने वाले सरल दृश्य चित्रणों के साथ आमने सामने नहीं आया। यह सचित्र देखकर मैं लगभग बेहोश हो गया। मैं इतना मूर्ख, इतना अज्ञानी और विवेकहीन कैसे हो सकता था? मैं आपको दृश्य रूप से दिखाना चाहता हूं कि किस चीज ने मुझ पर इतना गहरा प्रभाव डाला और इससे मुझे मदद मिली अधिक खर्च करने के दीर्घकालिक प्रभाव को समझें। चित्र 4.1 समय के साथ आय। मान लीजिए कि यह चार्ट आपकी पहली नौकरी मिलने से लेकर अब तक की आपकी आय को दर्शाता है, या इसे आपके विवाह और अपना घर स्थापित करने के समय से आपकी घरेलू आय का प्रतिनिधित्व करने दें। यह वैज्ञानिक नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य आपके जीवन में धन के प्रवाह को दर्शाना है। जब आपको अपनी पहली नौकरी मिली तो आपने कम वेतन दर पर शुरुआत की, फिर धीरे धीरे इसमें वृद्धि हुई, क्योंकि या तो आपने नौकरी बदल ली या उसी नियोक्ता के साथ पदोन्नति और वेतन वृद्धि प्राप्त कर ली। विवरण महत्वपूर्ण नहीं है, केवल यह कि आप देखते हैं कि वर्षों के दौरान आमतौर पर किसी की आय बढ़ जाती है। आइए अब चित्र में खर्च जोड़ें। चित्र 4.2 समय के साथ आय और व्यय। यह एक ऐसे परिवार का उदाहरण है जो जितना कमाता है उसे खर्च करता है। तकनीकी रूप से यह अपने साधनों के भीतर रहने की एक तस्वीर है। खर्च आय से मेल खाता है, हालांकि यह अनिश्चित हो सकता है। रेखाएं वास्तव में एक के ऊपर एक होनी चाहिए ताकि यह पता चले कि इस परिवार या व्यक्ति के लिए पैसा अंदर और पैसा बाहर समान मात्रा में है। लेकिन इस द्विआयामी पृष्ठ पर इसे देखना आपके लिए कठिन होगा, इसलिए मैंने पंक्तियों को थोड़ा थोड़ा अलग कर दिया है। वास्तव में एक अच्छे महीने में तनख्वाह से तनख्वाह तक जीना भी ऐसा ही दिखता है। तनख्वाह में जो कुछ भी है वह अगली तनख्वाह तक खर्च करने के लिए उपलब्ध धनराशि है। निःसंदेह यह उतना आसान नहीं है जितना यह चित्रण सुझा सकता है, क्योंकि मुझे दिखाइए कि किसके वास्तविक जीवन के खर्चे किसी के वेतन के समान ही होते हैं। लेकिन सैद्धांतिक रूप से यह चित्रण तनख्वाह से तनख्वाह वाली जीवनशैली दिखाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आय व्यय निर्धारित करती है। इस परिदृश्य में जब कमाने वाले को वेतन वृद्धि मिलती है, जैसा कि ऊपर की ओर से संकेत मिलता है, आय रेखा के ऊपर चढ़ने पर खर्च उसी दर से बढ़ते हैं, क्योंकि खर्च करने के लिए अधिक पैसा होता है। अप्रत्याशित के लिए कोई मार्जिन नहीं है, कोई बचत नहीं है, बस अगले वेतन दिवस, सप्ताह दर सप्ताह, महीने दर महीने तक लटके रहने का एक निष्क्रिय निर्णय। चित्र 4.3 कभी कभी आय से अधिक खर्च करना। यह ग्राफिक उस परिवार को दर्शाता है जो तनख्वाह से गुजारा करने में असमर्थ है। तनख्वाह जब महीना पैसे से अधिक चलने लगता है तो ये लोग अंतर को पाटने के लिए ऋण का सहारा लेते हैं। कर्ज आता है और चला जाता है, जिसे आप देख सकते हैं कि ये लोग कर्ज चुकाते हैं और एक सीजन के लिए वे अपनी आय से कम खर्च करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं।
यह काफी प्रभावशाली है जब तक हम यह नहीं देख लेते कि यह कितने समय तक चला। हालात एक बार फिर नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि शायद कोई बच्चा कॉलेज चला जाता है, या शादी हो जाती है, या उन्होंने एक नया घर खरीदा है और उनका खर्च उनकी आय से कहीं अधिक बढ़ गया है। यह बेरोजगारी के मौसम के कारण हो सकता है जिसके लिए वे तैयार नहीं थे, या सबसे अधिक संभावना है बढ़ते कर्ज का बदसूरत संचय। क्रेडिट के कारण लगातार अधिक खर्च करने से जल्द ही ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जैसी आप चित्र 4.3 में देखते हैं। यहाँ इन लोगों को अपनी सेवानिवृत्ति के वर्षों में चरखा चलाते हुए गुजारना तय है, क्योंकि उनका कर्ज उन्हें नियंत्रित करता है। दिल, दिमाग और व्यवहार में बड़े बदलाव के बिना उन्हें आय रेखा के गंभीर रूप से गिरने से पहले उस खर्च रेखा को नीचे लाने की बहुत कम उम्मीद है, क्योंकि उनकी तनख्वाह एक सामाजिक सुरक्षा जांच बन जाती है। इससे पहले कि आप बहुत उदास हो जाएं, आइए नियम 1 द्वारा निर्देशित आय और व्यय परिदृश्य पर नजर डालें। आप जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करें। यहाँ हम पिछले उदाहरण की तरह ही आय रेखा देखते हैं, लेकिन देखो खर्च शुरुआत में यह आय पर बहुत बारीकी से नजर रखता है, लेकिन जैसे जैसे आय बढ़ती है खर्च उस अनुपात में नहीं बढ़ता है। दो रेखाओं के बीच का स्थान या अंतर उस धन को इंगित करता है जो यह परिवार या व्यक्ति खर्च नहीं करता है, क्योंकि वे अपना खर्च आय से कम रखते हैं। वह स्थान उस धन का प्रतिनिधित्व करता है जो उन्हें बचत करने, देने और निवेश करने की अनुमति देता है। इस ग्राफिक में हम समान आय और व्यय को एक अतिरिक्त पंक्ति के साथ देखते हैं जो उस पैसे का लेखा जोखा रखता है जिसे वे बचा रहे हैं और भविष्य के लिए बढ़ने के लिए निवेश कर रहे हैं। यह नियोक्ता प्रायोजित 401 के योजना और बटा या व्यक्तिगत निवेश के माध्यम से हो सकता है। रिटर्न की किसी भी दर पर निवेश आय बहुत कम रहती है, अक्सर काफी समय तक अस्तित्वहीन प्रतीत होती है। समय के साथ जैसे जैसे वृद्धि या निवेश पर वापसी घटना शुरू होती है, एक शब्द जिसका अर्थ है कि वृद्धि मूलधन बन जाती है और फिर वह राशि ब्याज अर्जित करना शुरू कर देती है या वृद्धि का अनुभव भी करती है। ध्यान दें कि निवेश आय लाइन कैसे शुरू होती है चढ़ना। निवेश आय बढ़ाने के लिए खर्च कम करना ही धन बढ़ाने का तरीका है। यह वह तरीका है जिससे सामान्य आय वाले लोग असाधारण कार्य करने में सक्षम होते हैं। समय का संयोजन और लगातार अपनी क्षमता से कम जीवन यापन करना एक ऐसा फॉर्मूला है जो आय स्तर की परवाह किए बिना किसी के लिए भी काम करता है। निवेश आय रेखा पर एक और नजर डालें। विशेष रूप से यह कहा ले जाती है ध्यान देने योग्य ऊपर की ओर मुड़े जब तक कि यह व्यय रेखा से न मिल जाए। हालांकि इसमें समय लग सकता है, अंततः निवेश आय खर्च के बराबर होगी। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि यही वह बिंदु है जहां से आप वित्तीय स्वतंत्रता का अनुभव करना शुरू करते हैं। आपका निवेश आपके खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त आय पैदा कर रहा है, जिससे आप अपनी आय के स्रोत के रूप में अपनी नौकरी पर कम से कम निर्भर हो रहे हैं। भले ही आप काम करना जारी रखना चुन सकते हैं ताकि आपका निवेश बिना किसी बाधा के बढ़ सके। ऐसा नहीं हो सकता यदि वह व्यय रेखा आय उत्पादक सभी वर्षों में आय रेखा के बिल्कुल समान होती, या यदि व्यय नियमित रूप से आय से अधिक था। यह पिछले ग्राफिक का एक लंबा दृश्य है जिसमें दिखाया गया है कि वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंचने के बाद भी खर्च कम रहता है ताकि निवेश आय में वृद्धि जारी रह सके। इस परिदृश्य में, क्योंकि आप काम करना जारी रखते हैं, आप जीवनयापन के खर्चों को कवर करने के लिए अपने निवेश से निकासी नहीं कर रहे हैं। आप अभी जहां हैं वहां से जहां आप अपनी कमाई से कम खर्च कर रहे हैं, वहां तक पहुंचने का तरीका यह है कि आप अपनी आय खर्च करने के हर तरीके का आकलन करें। ऐसा करने से आपको संतुष्टि का वह स्थान मिल जाएगा जहां आप लगातार अधिक पाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने कम में संतुष्ट होना चुना है। जब आपकी निष्क्रिय आय काम करने से प्राप्त होने वाली आय के विपरीत आपके निवेश से प्राप्त आय आपके खर्चों से अधिक हो जाती है, तो आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। आवश्यकताएं बनाम चाहते मनुष्य के रूप में हमारी बुनियादी जरूरतें कम हैं। आश्रय, भोजन और कपड़े, करों और चिकित्सा देखभाल के संभावित अपवाद को छोड़कर बाकी सब कुछ एक चाह है। लेकिन हकीकत में जरूरत को चाहत से अलग करना इतना आसान नहीं है। ऐसे देश में रहते हुए जहां इतनी प्रचुरता और इतने सारे विकल्प हैं, जब बात आती है कि हम क्या चाहते हैं और हमें क्या चाहिए, तो अधिकार की भावना पानी को गंदा कर सकती है। क्योंकि हमारे संसाधन सीमित हैं, हमें निर्णय लेना होगा कि हम किसे पूरा करना चाहते हैं। संस्कृति का प्रबल खिंचाव हमारी सोच को विकृत कर सकता है, जिससे हमें विश्वास हो जाता है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, कि बहुत सारी चीजें अवश्य होनी चाहिए।
हम यह सोचने के लिए राजी हो गए हैं कि हमें कुछ निश्चित तरीकों और मात्राओं में पैसा खर्च करना होगा। वास्तव में इच्छाओं पर हमारा खर्च एक विकल्प है। केवल विपणक ही वे हैं जिन्हें हमें आवश्यकताओं पर खर्च करने की आवश्यकता होती है। इसलिए यदि आप एक फैंसी कार पर एक बड़े मासिक भुगतान का प्रबंधन कर रहे हैं, तो वह कार एक चाहत से एक जरूरत में बदल गई है, लेकिन केवल इसलिए कि आपने इसे क्रेडिट पर खरीदना चुना और उस विशेष भुगतान शेड्यूल को चुना। आवश्यकताओं को इच्छाओं के साथ भ्रमित करना आसान है। आप कड़ी मेहनत करते हैं, इसलिए आप एक अच्छी कार चलाने के लायक हैं, है ना? चाहे वह माउई पर समय साझा करना हो, हर किसी को छुट्टी चाहिए, या फोन अपग्रेड करना हो, आपको निश्चित रूप से एक स्मार्टफोन की आवश्यकता है। पत्रिकाकयोग्य क्रिसमस समारोह या हर हफ्ते बस कुछ भोजन आपकी पात्रता की भावना धूमिल हो सकती है। आपकी सोच जब यह आती है कि आप क्या चाहते हैं और आपको वास्तव में क्या चाहिए। शुक्र है, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां भोजन और आश्रय की बुनियादी बातों से परे की वस्तुओं को जरूरतें माना जा सकता है। आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपको इस प्रकार के निर्णय लेने में मदद करेगी। मेरे जीवन में जो जरूरत हो सकती है वह आपके लिए चाह के अंतर्गत दिखाई दे सकती है। पात्रता के कुरूप दृष्टिकोण। मेरा मानना है कि ज्यादातर लोगों में अधिकार की ऊंची भावना होती है क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि वे कितने भाग्यशाली हैं। इसका सामना करें। यदि आप कभी भूखे नहीं रहे, कभी नहीं सोचा कि आप कहां सोएंगे और आपको कभी जूते के बिना नहीं रहना पड़ा, तो आपकी सोच न्यूनतम प्राणी आराम के बारे में तिरछी हो सकती है। यदि हर सर्दी में आपका परिवार स्की अवकाश पर जाता है, यदि हर क्रिसमस पर आप अपनी पूरी इच्छा सूची को पेड़ के नीचे लिपटे और ढेर में पाकर प्रसन्न होते, यदि आप हर गर्मियों में शिविर में जाते हैं, यदि आपने प्रत्येक स्कूल वर्ष की शुरुआत नए कपड़ों, जूतों और सर्वोत्तम स्कूल आपूर्ति के साथ की है, यदि वोट देने लायक उम्र होने से पहले आपके पास अपना सेल फोन और कार थी, और यदि आवश्यक हो तो पिताजी का गैस कार्ड भी था, तो क्यों क्या आप सोचेंगे कि एक वयस्क के रूप में आप इससे कम के हकदार थे? उन घरों की तुलना करें जिनमें हमारे माता पिता और दादा दादी पले बढ़े थे और उन घरों की तुलना करें जिनमें हम अब रह रहे हैं। 1950 में अमेरिका में औसत नया एकल परिवार घर 983 वर्ग फुट का था। 16 एक परिवार के लिए एक बाथरूम होना और 2 या 3 बढ़ते बच्चों के लिए एक शयनकक्ष साझा करना सामान्य बात थी। 1970 तक औसत घर 2 बाथरूम के साथ 1695 वर्ग फुट तक बढ़ गया। 2008 तक उस औसत घर का विस्तार कई बाथरूमों के साथ 2629 वर्ग फुट तक हो गया था और एक पारिवारिक कमरे को शामिल करना मानक किराया माना जाता था। 17 एक समय था जब केवल अमीर और प्रसिद्ध लोग ही ग्रेनाइट काउंटर खरीद सकते थे और संगमरमर का फर्श अब कई लोगों के लिए वे आवश्यक हैं। साथ ही प्रत्येक बच्चे के लिए एक शयनकक्ष, एक बैठक कक्ष, पारिवारिक कक्ष, वी आकार का मीडिया कक्ष, 18 वॉक-इन पेंट्री, उसके और उसके शॉवर, एक गृह कार्यालय और बच्चों के खेलने का कमरा। हालांकि युवा पीढ़ी की अधिकार की व्यापक भावना के लिए उसकी आलोचना करना आसान है, लेकिन यह सिर्फ युवावस्था और अपरिपक्वता की समस्या नहीं है। यहाँ तक कि हमारी शब्दावली में भी अब अधिकार की इस भावना का वर्णन करने के लिए शब्द शामिल हैं जो सभी जनसांख्यिकी को पार करता है: उपभोक्तावाद और शॉपहॉलिक, एफ्लुएंजा, एंटिलिटस, विशिष्ट उपभोग, रिटेल, थेरेपी और उपभोक्ताहत्या जैसे शब्द। हमें परिभाषाओं की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि इन शब्दों का क्या अर्थ है, जो कुछ इस प्रकार है: मैं अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करता हूं, मैं पाने का हकदार हूं, अपनी पसंद की लग्जरी वस्तु डालें। महान। लेकिन फिर आपको उन चीजों के लिए भुगतान करने के लिए और भी अधिक मेहनत करते रहना होगा जिनके आप हकदार हैं, क्योंकि आप बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। हमारे पास जो पैसा नहीं है उसे किसी इच्छा पर खर्च करने और फिर उसके लिए भुगतान करने के लिए इतनी मेहनत करने का क्या मतलब है कि हम कभी भी उस वस्तु का आनंद नहीं ले पाते जिसके बारे में हमने सोचा था कि इससे खुशी मिलेगी। हकदारी का सामान। अमेरिका और कनाडा में तेजी से बढ़ता स्वभंडारण उद्योग इस तथ्य का प्रमाण है कि हम सामान और भौतिकवादी जीवन शैली के इतने आदी हो गए हैं कि जरूरतों और चाहतों के बीच अंतर करने में गंभीर कठिनाई होती है। 10.8 मिलियन से अधिक अमेरिकी परिवार हर महीने उस सामान को संग्रहीत करने के लिए सार्वजनिक भंडारण सुविधा का भुगतान कर रहे हैं जिसके वे हकदार हैं और जिसके बिना वे नहीं रह सकते। अंतिम गणना में भंडारण सुविधाएं केवल 51,000 से अधिक थीं। अमेरिका में स्टारबक्स की संख्या 7 गुना है। 19 उन भंडारण सुविधाओं के भीतर लगभग 17.5 मिलियन व्यक्तिगत भंडारण इकाइयां हैं
जो 2.3 बिलियन वर्ग फुट को कवर करती हैं। अब प्रत्येक 10 अमेरिकी घरों में से एक घर में एक इकाई किराए पर रहती है, जिसमें ढेर सारा सामान ठूंसने के लिए होता है, जिसका वे कभी उपयोग नहीं करते। यह मोहक संस्कृति विज्ञापन हमारी संस्कृति का इतना बड़ा हिस्सा बन गया है, हम ज्यादातर इस बात से अनजान हैं कि यह हमारी इच्छाओं को किस तरह से प्रभावित करता है, हम अपना पैसा कैसे खर्च करते हैं, और हम किस हद तक उस पैसे को कानूनी रूप से बाध्य करने के लिए तैयार हैं, जो हमने अभी तक नहीं कमाया है। सीधे शब्दों में कहें तो विज्ञापन लोगों को उन चीजों पर पैसे खर्च करने के लिए मनाने की कला है जिनकी उन्हें जरूरत नहीं है। विज्ञापनदाता विपणन सिद्धांत पर भरोसा करते हैं, जो कहता है कि लोग 4 चीजों से प्रेरित होते हैं: भय, अपराध बोध, लालच और अनुमोदन की आवश्यकता। विज्ञापन हमें भावनात्मक रूप से असंतुलित कर असंतोष पैदा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सबसे पहले वाणिज्यिक विज्ञापन हमारा ध्यान खींचता है, फिर एक या अधिक भावनाओं को भड़काने के लिए आगे बढ़ता है, जिसका मैंने अभी उल्लेख किया है। उसके बाद एक उत्पाद और पहली बार में पैदा हुई असुविधा को कम करने का वादा किया जाता है। कई साल पहले मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स में पढ़ा था कि औसत अमेरिकी वयस्क एक ही दिन में लगभग 5,000 वाणिज्यिक विज्ञापनों का लक्ष्य है। 20 यह कितना अपमानजनक है। जरूर हम अत्यधिक व्यावसायीकृत समाज में रहते हैं, लेकिन 5,000 विज्ञापन एक ही दिन में? मुझे लगा कि यह अतिशयोक्ति होगी। एक दिन मैंने अपना परीक्षण स्वयं कराने का निर्णय लिया। मैं उन विज्ञापनों को गिनूंगा जो मैंने अपने सामान्य दिनों में सुने या देखे थे। मैं जानता था कि यह हजारों के करीब भी नहीं पहुंच सकता, लेकिन मुझे निश्चित रूप से इसका पता लगाने की जरूरत थी। अगली सुबह रेडियो अलार्म बजा, और इससे पहले कि मैं अपनी आंखें खोल पाता, मेरे स्कोर पैड पर 2 चिन्ह लगाए। टेलीविजन पर विज्ञापन इतने शानदार थे कि मैं मुश्किल से सटीक गिनती रख पाता था और उसी समय तैयार हो पाता था। बेशक मुझे हर संदेश, बैनर, बिजनेस प्लेकार्ड, रियल एस्टेट साइन, बिलबोर्ड, लाइसेंस प्लेट फ्रेम, बम्पर स्टिकर, वाणिज्यिक वाहन और बस को गिनना था जो मैंने काम पर जाते समय देखा था, साथ ही यह भी ध्यान रखा कि कोई भी छूट न जाए। रेडियो विज्ञापन? अच्छी बात है कि मैं गाड़ी नहीं चला रहा था। अखबार पढ़ने से मेरी गिनती काफी बढ़ गई, साथ ही अखबार पलटने से भी मेरी गिनती काफी बढ़ गई। कुछ पत्रिकाएं। क्या आपने कभी किसी सामान्य महिला पत्रिका के विज्ञापनों की गिनती की है? कभी कभी इसे आजमाएं। इंटरनेट पर लॉग इन करने से मेरी गिनती छत पर पहुंच गई। मेल आ गया सुबह के 10 बजे, और तभी मैंने आत्मसमर्पण कर दिया। मेरे काफी कम महत्वपूर्ण, शोर शराबे वाले दिन पर व्यावसायिक प्रभावों की गिनती करते हुए कुछ भी करना न केवल असंभव था, बल्कि मैं गति के साथ भी नहीं रह सका। यह दिमाग चकरा देने वाला व्यायाम था। तो प्रति वयस्क प्रतिदिन 5,000 विज्ञापन? आसान। और केवल कुछ घंटों की गहनता के बाद फोकस में इस बात से पूरी तरह परिचित हो गया कि विज्ञापन किस तरह से मुझमें इच्छा और असंतोष पैदा करता है, इस हद तक कि मुझे उन चीजों और सेवाओं की जरूरत पड़ने लगी जिनके बारे में मैं कुछ घंटों पहले तक नहीं जानता था। मेरे प्रयोग ने मुझे संस्कृति के मजबूत खिंचाव के बारे में नई जागरूकता दी। जिस तरह से विज्ञापन हमारी भावनाओं को प्रभावित करता है, ईमानदारी से कहूँ तो यह महसूस करना थोड़ा डरावना था कि हम अपने आसपास छुपे हुए लोगों के प्रति कितने असुरक्षित हैं। ऐसा लगता है कि विज्ञापनदाता हमेशा हम पर नजर रख रहे हैं, बस उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब वे हमें अनजान रूप से पकड़ सकें और हमें अपने पैसे सौंपने के लिए इस तरह से लुभा सकें जैसा हमने सपने में भी नहीं सोचा था। हम क्या कर सकते हैं? हम चैनल स्विच करना या टॉस करना याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। नवीनतम शानदार मेल ऑर्डर कैटलॉग को बिना देखे रिसाइकलिंग बिन में डाल दें, लेकिन ईमानदारी से कहें तो हम इसे कब तक रखेंगे? हमें बदलाव की नहीं बल्कि बदलाव की जरूरत है। हमें उम्मीद करना बंद करना होगा कि किसी दिन, किसी तरह अगर हम पर्याप्त मेहनत करें तो हम इतना पैसा कमा लेंगे कि हमारे पास वे सभी चीजें होंगी जो अंततः हमें खुश करेंगी। हमें यह विश्वास करना बंद करना होगा कि जो चीजें हम चाहते हैं उन्हें अभी हासिल करना ठीक है, भले ही हम उनके लिए भुगतान करने में सक्षम न हों। आपके द्वारा चुने गए विकल्पों की जिम्मेदारी लेना, उनमें से अधिकांश को वास्तविक जरूरतों के बजाय चाहतों के रूप में पहचानना भयावह हो सकता है। लेकिन जब आप देखेंगे कि आपके पास विकल्प हैं, तो आप अपनी परिस्थितियों का शिकार महसूस करना बंद कर देंगे और महसूस करेंगे कि आपके पास वास्तव में अपने पैसे से चुने गए विकल्पों को नियंत्रित करने की शक्ति है। यहाँ रहस्य है। इस पुस्तक में आप जो सबसे महत्वपूर्ण चीज पढ़ेंगे वह निम्नलिखित हो सकती है, इसलिए मुझे आशा है कि आप इस पर ध्यान दे रहे हैं।
जीवन के तरीके के रूप में संतोष को चुनना जरूरतों बनाम चाहतों के बीच लड़ाई जीतने का एकमात्र तरीका है। संतोष का अर्थ है आपके पास जो कुछ भी है उसमें खुश रहना, जबकि हमेशा कुछ और पाने की इच्छा न रखना। संतोष कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम हासिल करते हैं, यह एक विकल्प है जिसे हम चुनते हैं। यह एक दृष्टिकोण है जो हम सीखते हैं। यह एक ऐसा निर्णय है जो हम लेते हैं कि हमें जो चाहिए वह खरीदे और जो हमारे पास है उसे चाहते हैं। समृद्धि संतोष नहीं लाती और गरीबी उसे छीन नहीं सकती। उसे दोबारा पढ़े। यदि समृद्धि संतोष का रहस्य होती तो हॉलीवुड, NBA और नेशनल लॉटरी विनर्स एसोसिएशन मैंने आखिरी बार बनाया पृथ्वी पर सबसे खुशहाल स्थान होते। संतोष वह स्थापित स्थान है जहां हम यह जानते हुए भी शांति में रहते हैं, हो सकता है कि हमारे पास यह सब न हो, हमारे पास पर्याप्त है। जीवित रहने के लिए काफी, आराम के लिए काफी और हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है। स्वयं का मुकाबला करना व्यावसायीकरण की तेज धारा के खिलाफ अपनी ताकत बनाने का एक शानदार तरीका है। टारगेट के गलियारे में खड़े होकर कभी भी सच्ची जरूरतों का पता नहीं चलता। यदि आपको चमकीले नारंगी कुकवेयर, एक आईपैड या जो भी चीज आप अपनी शॉपिंग कार्ट में डालने वाले हैं उसकी जरूरत है, तो आप पहुंचने से पहले ही यह जानते थे। यह आपकी सूची में रहा होगा, शारीरिक रूप से या कम से कम मानसिक रूप से। जरूरतों को चाहतों से अलग करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आत्म-मूल्यांकन के माध्यम से जानता हूं। मेरा मतलब यही है। खर्च करने का निर्णय लेने से पहले अपने आप से इस प्रकार के प्रश्न पूछें और ईमानदार उत्तर की अपेक्षा करें। क्या मुझे इसकी आवश्यकता है? यह एक निजी बात है। उपयुक्त जरूरतों की कोई सार्वभौमिक सूची नहीं है। क्या मेरे पास पहले से ही ऐसा कुछ है जो उतना ही अच्छा काम करेगा? आपको पता नहीं है कि एक बार जब मैं खुद के प्रति ईमानदार हो जाता हूं और याद रखता हूं कि मेरे पास 3 अन्य काले कार्डिगन स्वेटर हैं या ऐसी कोई भी चीज जो इस समय मुझे लुभा रही हो, तो मुझे कितनी बार यहीं रुकना पड़ता है। क्या मुझे यकीन है कि यह एक अच्छा मूल्य है? मैंने कठिन तरीके से सीखा है कि सिर्फ इसलिए कि कोई चीज बिक्री पर है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसका अच्छा मूल्य है। यह एक फर्जी बिक्री हो सकती है, जिसका अर्थ है कि कीमत अभी भी प्रतिस्पर्धा से अधिक है। या वह लॉन घास काटने वाली मशीन वास्तव में सस्ती हो सकती है, लेकिन इतनी खराब गुणवत्ता की है, यह केवल एक सीजन तक चलेगी, जो इसे वास्तव में महंगा और घटिया मूल्य बनाती है। क्या मेरे पास इसका भुगतान करने के लिए नकदी है? मुझे यकीन है कि हम दोनों इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि ऐसी चीजें हैं जिनकी हमें जरूरत है, लेकिन हम उन्हें वहन नहीं कर सकते। यदि आप इसके लिए भुगतान नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके बदले आपको इसे क्रेडिट पर रखना होगा, तो इससे आपको अपने रास्ते पर ही रुक जाना चाहिए और आपको अगले प्रश्न पर भेजना चाहिए। क्या मैं खरीदारी में कुछ सप्ताह या महीनों की देरी कर सकता हूं? सिर्फ इसलिए कि आपको किसी चीज की जरूरत है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अभी इसकी जरूरत है। खरीदारी में देरी करने से आपको क्रेडिट का उपयोग किए बिना भुगतान करने के लिए पैसे बचाने का समय मिलेगा। क्या मैं कार्रवाई करने से पहले अपने निर्णय में 24 घंटे की देरी करने को तैयार हूं? कूलिंग ऑफ अवधि आपको अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का समय देती है। यह फ्लोचार्ट उस चीज का एक बहुत ही परिष्कृत संस्करण है जिसे मैंने कई साल पहले लिखा था और अपने बटुए के सामने संलग्न किया था। मुझे एहसास हुआ कि मुझे कुछ चाहिए मेरे आवेगी स्वभाव को बाधित करने के लिए। ताकत के एक पल में मैंने खुद से वादा किया कि मैं इसे पूरा करूंगा, ये हाँ और ना वाले प्रश्न, इससे पहले कि मैं कोई भी मूल्यवान चीज खरीदूं जिसे मैंने उस समय $20 या अधिक निर्धारित किया था। यहाँ आप मेरे पॉकेट फ्लोचार्ट का उपयोग करके क्या खोजने जा रहे हैं? यह एक पॉज बटन की तरह है जो आपको सांस लेने और आप जो करने जा रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करने देता है। यह आपको सोचने और पुनः संगठित होने का समय प्रदान करता है। और यदि आप अंत तक पहुंच गए हैं और अभी भी विश्वास करते हैं कि यह एक ऐसी खरीदारी है जिसे आपको अवश्य करना चाहिए, तो आश्चर्यचकित न हो यदि आपके स्वयं द्वारा लगाए गए 24 घंटे के इंतजार के बाद आप अपना मन बदल लेते हैं। मैं आपको यह नहीं बता सकता कि कितनी बार मैं कूलिंग ऑफ अवधि तक गया, घर गया और फिर कभी कोई वस्तु नहीं खरीदी। यह ऐसा है जैसे एक बार जब मैं उस चीज के आसपास से बाहर निकल जाता हूं जिसकी मुझे वास्तव में आवश्यकता थी, तो इच्छा समाप्त हो जाती है, जो इस बात पर विचार करते हुए काफी मनोरंजक है कि मैंने कितनी बार खुद को आश्वस्त किया है कि यह वास्तव में कुछ ऐसा है जिसकी मुझे आवश्यकता है। अंतर को चौड़ा करें। आप जो कमाते हैं और जो खर्च करते हैं उसके बीच अधिक स्थान बनाना धन बनाने, तनाव कम करने, विकल्प बनाने और मन की शांति पाने का तरीका है।
अपनी क्षमता से कम जीवन जीना अपने जीवन को संचालित करने का एक सम्मानजनक तरीका है। यह वह पैसा है जो आपके पास नहीं है, खर्च करें जो आपको वह जीवन जीने की आज़ादी देता है जिससे आप प्यार करते हैं, और वह जीवन जो भगवान ने आपके लिए रखा है। यह उल्लेखनीय होगा यदि आप केवल एक चीज बदल सकें जिसका परिणाम होगा आपके व्यक्तिगत समय और धन चार्ट पर आय और व्यय रेखाओं के बीच का अंतर रातों रात बढ़ गया है। वास्तविक रूप से ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन निराश मत होइए। आज आप जो बदलाव करेंगे उससे फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा, भले ही वह एक समय में थोड़ी मात्रा में ही क्यों न हो। 12 आसान तरीके। 1992 से जब मैंने डेट प्रूफ लिविंग की स्थापना की, मैं लोगों को उनकी आय और व्यय के बीच अंतर को बढ़ाने के तरीके खोजने में मदद करने के मिशन पर रहा हूं। जवाब में पाठकों ने मुझे और मेरे डीपीएल परिवार के साथ साझा करने के लिए अपनी पसंदीदा युक्तियां भेजी हैं। हालांकि मैं सभी 10,000 जब तक आप इसे पढ़ेंगे तब तक और अधिक साझा नहीं कर सकता। आपके आनंद के लिए यहां 1 दर्जन अच्छे हैं। 1 उधार लें और साझा करें। ऐसी चीजें खरीदना बंद कर दें जिनके बारे में आप आश्वस्त हैं कि आपको यार्ड टूल्स या डीवीडी जैसी चीजों की जरूरत है। यदि आपको इसे कभी कभार से अधिक उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी तो उधार लेना या किराए पर लेना समझ में आता है। 2 मॉल से बचें। कुछ ऐसे भी हैं जो शॉपिंग मॉल को मनोरंजन स्थल के रूप में देखते हैं। नया क्या है यह देखने के लिए इधर-उधर घूमना ब्राउजिंग कहलाता है, जो आर्थिक रूप से घातक शगल है। यदि आपको वास्तव में किसी चीज की जरूरत है तो उस विशिष्ट वस्तु के लिए डिस्काउंट स्टोर पर खरीदारी करें और फिर चले जाएं। 3 विज्ञापनों का प्रदर्शन सीमित करें। विज्ञापन और प्रिंट विज्ञापन पहले की तरह उल्लिखित आपको अधूरा, शैली से बाहर और अधूरा महसूस कराने के लिए डिजाइन किया गया है। जब आप टाल नहीं सकते तो विश्लेषण करें। विज्ञापन जिस अपर्याप्तता को व्यक्त करने का प्रयास कर रहा है उसे मौखिक रूप से बताएं, फिर उसका खंडन करें। 4 नकदी के साथ जियो। अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए प्लास्टिक को ताले में बंद कर दें। नकदी का प्रयोग करें केवल जब आप अपने कोमा के खर्चों से उठें तो चकित होने के लिए तैयार रहें। आंकड़े इस तथ्य की पुष्टि करते हैं जब आप प्लास्टिक से भुगतान करते हैं तो आप अधिक खर्च करते हैं, भले ही वह प्लास्टिक डेबिट कार्ड ही क्यों न हो। खुदरा विक्रेता बहुत अधिक पसंद करते हैं कि आप प्लास्टिक से खरीदारी करें क्योंकि आप नियमित रूप से 30% अधिक खर्च करेंगे, सिर्फ इसलिए कि आपको उतना सावधान रहने की जरूरत नहीं है जितना कि तब होता है जब आपके पास सीमित मात्रा में नकदी होती है। इस तथ्य का उपयोग करें और अपने खर्च को कम करने के लिए नकदी की असुविधा को स्वीकार करें। यह प्रयास के लायक है। 5 खर्च मुक्त दिन। प्रति सप्ताह एक दिन निर्धारित करें कि आप जीवन की अत्यंत आवश्यक चीजों के अलावा कुछ भी खर्च नहीं करेंगे। कुछ नहीं। कमर कस लें, आगे की योजना बनाएं और फिर उस पर कायम रहें। जब आराम हो जाए तो इसे सप्ताह में 2 दिन कर दें। उम्मीद करें कि आपका मस्तिष्क उस तरह से जाग उठेगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जिन्होंने इसे हर साल एक बार खर्चमुक्त महीने में ले लिया है। 6 अंतर सहेजें। जब आप किसी सस्ती फोन सेवा पर स्विच करते हैं तो खोजें बिक्री पर उत्तम जूते। सुपरमार्केट में कूपन का उपयोग करें। वास्तव में बैंक खाते में अपनी बचत बचाएं जब तक कि आपने जो खर्च किया और यदि वह वस्तु बिक्री पर नहीं होती तो आप कितना खर्च करते, इसके बीच का अंतर जमा नहीं करते, आपने वास्तव में कुछ भी बचाया नहीं है। 7 स्वस्थ रहें। चिकित्सा संबंधी समस्याएं बैंक खातों को बड़ी जल्दी खत्म कर सकती हैं, भले ही आपके पास बीमा हो। अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं वह इस अंतर को बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगा। 8 अंदर ही पकाएं। जैसे जैसे भोजन की कीमतें बढ़ रही हैं, बाहर खाना बहुत महंगा होता जा रहा है। जब तक आप टैक्स और टिप जोड़ते हैं तब तक बाहर खाना एक बड़ा बजट बस्टर हो सकता है। इसे कभी कभी विशेष अवसर के लिए बचाकर रखें और घर पर खाना शुरू करें। सप्ताह के सभी 7 दिन। यदि आप खाना बनाना नहीं जानते तो सीखें। कॉफी प्रेमी? इसे घर पर बनाएं। सप्ताह में 5 दिन $3.95 की कॉफी साल में $1027 है। 9 नीचे उतरो। यदि आपका घर सामान्य है तो आपके पास सामान की भरमार है जिनमें से अधिकांश की आपको आवश्यकता नहीं है, उपयोग नहीं करते हैं और चाहते भी नहीं हैं। निर्धारित करें कि न केवल आप अपनी सामग्री में वृद्धि करना बंद कर देंगे बल्कि आप उसे समाप्त करने के लिए भी प्रतिबद्ध होंगे। उस सामान को नकदी में बदलो। ऐसी असंख्य वेबसाइटें हैं जहां आप प्रयुक्त पुस्तकों, डीवीडी, वीडियो गेम के लिए नकद प्राप्त कर सकते हैं।
एक ईबे विक्रेता, एक क्रेगलिस्ट विशेषज्ञ और एक फ्री साइक्लर बने। 10 खुदरा भुगतान न करें। आपको किसी चीज की बिक्री के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। वह है अच्छा है, क्योंकि अधिक संभावना यह है कि आप अपना मन बदल लेंगे या बीच बीच में इसके बारे में भूल भी जाएंगे। 11 जोन्सेस को अनफ्रेंड करें। यह स्वीकार करते हैं आप उनके साथ बने रहने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? अब उन्हें जाने देने का समय आ गया है, क्योंकि यह कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। यह आपका जीवन है, आपका भविष्य है। यह बहुत आसान हो जाएगा यदि आप खुद को यह विश्वास दिला सकें कि वे आपको प्रभावित करने की कोशिश में कर्ज में डूबे हुए हैं। 12 आय बढ़ाए, खर्चों में कटौती की अंततः अपनी सीमा होगी। एक समय आता है जब आपको अतिरिक्त धन लाने के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता होती है, भले ही आप पहले से ही पूर्णकालिक नौकरी करते हों। काम पर ओवरटाइम करने, कुत्ते को घुमाने, बच्चों की देखभाल करने, ट्यूशन देने या किसी ऐसे कौशल का उपयोग करने पर विचार करें जो आपके लिए अद्वितीय है, जिसके लिए दूसरे आपको वह काम करने के लिए भुगतान करेंगे। वेब डिजाइनिंग, पार्टी योजना, संगीत पाठ पढ़ाना केवल कुछ विचार हैं। कम खर्च करने या अधिक कमाने के छोटे से छोटे प्रयास को भी कम न आके यह सब जुड़ता जाता है, और जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक तेजी से। त्वरित प्रारंभ पुनर्प्राप्ति। यदि आपके व्यक्तिगत समय और धन ग्राफ पर आय और व्यय रेखाएं बदल गई हैं, आपका खर्च अक्सर आपकी आय से अधिक हो जाता है, तो हम यह नहीं मानेंगे कि आप ऐसी उपलब्धि हासिल करने के लिए बैंकों को लूट रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपने कोई गैरकानूनी काम किया है। अफसोस की बात है कि कुछ लोगों के लिए अधिक खर्च करना जीवन का एक स्वीकार्य तरीका बन जाता है। हम आसान क्रेडिट की दुनिया में रहते हैं, जो आसानी से उपलब्ध है और कई रूप लेता है। होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट, 401 के, खाता छापे, क्रेडिट कार्ड खाते, ओवरड्राफ्ट सुरक्षा, पेडे ऋण, और कुछ के लिए हमेशा विश्वसनीय बैंक ऑफ मॉम और पिताजी। आप 77% पेचेक टू पेचेक भीड़ का हिस्सा हो सकते हैं। पेज 19। जरूरी नहीं कि आप हर महीने अपनी आय से अधिक खर्च कर रहे हों, लेकिन जब आप अपनी अगली तनख्वाह का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, तो आप दूध और डायपर खरीदने के लिए सोफे के कुशन के नीचे खुले पैसे ढूंढने में चीखते चिल्लाते रहते हैं, और आप इससे तंग आ चुके हैं। आप संभवतः अपनी कमाई से कम खर्च कैसे करना शुरू कर सकते हैं जबकि आपने कमाई नहीं की है? क्या आपको अपनी तनख्वाह के 100% पर जीवन यापन करने का प्रयास करने में सफलता मिली? आप अब तक पानी के भीतर हैं। आप स्कूबा गियर तक पहुंच रहे हैं। देखिए, मैं सच्चाई को छुपाने नहीं जा रहा हूं, आप खतरनाक स्थिति में हैं। आपके पास अपना रास्ता आसान बनाने की सुविधा नहीं है। आपको आमूलचूल, नाटकीय, जीवन रक्षक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। एक, खर्च करना बंद करो। अभी रोको। यदि जीवन को संरक्षित करने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है, उदाहरण बुनियादी भोजन, काम पर जाने के लिए गैसोलीन, दवा, किराया, तो कोई चीज न खरीदे। अपने सभी प्लास्टिक को इकट्ठा करें और इसे किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें जो आसानी से पहुंच योग्य न हो। 2, इस पुस्तक को पढ़ना समाप्त करें। हम केवल नियम 1 पर हैं, अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है। जैसा कि मैं आपको बताया, नियम 1 अनुसरण करने वालों की नींव रखता है। मैं तुम्हें फांसी पर लटकाकर नहीं छोड़ूंगा। 3, अपनी जीवन शैली को छोटा करें। मुझे यह जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि आपने अपने खर्चों में अत्यधिक कटौती कर दी है और अब आप और कटौती नहीं कर सकते। मैं आपके प्रयासों का सम्मान करता हूं, लेकिन अगर आप अपनी कमाई से कम पर गुजारा करने में असमर्थ हैं, तो आपको और भी बहुत कुछ करना होगा। इसे तपस्या कहा जाता है, और यह मितव्ययिता से भी बढ़कर है। मितव्ययिता के लिए आवश्यक हो सकता है कि आप किसी सस्ते पड़ोस में चले जाएं या परिवार के साथ वहां चले जाएं। सार्वजनिक परिवहन के पक्ष में अपनी अतिरिक्त कारें बेचें। मैं ठीक से नहीं जानता कि आपको क्या करने की आवश्यकता है, लेकिन जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं और आप अभी जहां हैं के बीच कहीं एक ऐसी जगह है जहां आप अपनी कमाई से कम खर्च कर रहे हैं। 4, प्रार्थना करें। जैसे जैसे हम नियमों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, आप सीखेंगे कि मैं आस्थावान व्यक्ति हूं। मेरा मानना है कि हम सभी के प्रबंधक के रूप में ईश्वर की इच्छा से यहां हैं, हमारे आनंद के लिए उसके पास जो अच्छी चीजें हैं। अपनी स्थिति के बारे में भगवान से बात करें। हालांकि मैं नहीं जानता कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं, वह जानता है। वह आपसे प्यार करता है और आपके जीवन की परवाह करता है। ईश्वर तब तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करेगा जब तक आप अपने अंत तक नहीं पहुंच जाते और अपना जीवन और अपनी इच्छा उसकी प्रेमपूर्ण देखभाल को समर्पित नहीं कर देते।